आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 6 अगस्त से बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में रोज होगी सुनवाई। आ सकता है 90 रोज में फैसला। दहशतगर्द हमले के अंदेशों के चलते अमरनाथ यात्रा को 13 दिन पहले ही रोक दिया गया। KTR ने किया सिरसिला एरिया हॉस्पिटल का अचानक दौरा, लीड डॉक्टर्स की क्लास। तेलंगाना के कई मकामात पर जोरदार बारिश, हैदराबाद में GHMC टीम्स अलर्ट पर। दुनिया भर में 5वें से 7वें नंबर पर फिसली हिंदुस्तानी मईशत, वर्ल्ड बैंक ने जारी की 2018 की GDP रैंकिंग्स। अब खबरें तफसील से। बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़े मामले में मीडिएशन की कोशिश नाकाम रहने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से खुली अदालत में रोज सुनवाई होगी। मीडिएशन पैनल की रिपोर्ट पेश होने के बाद जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकाम जारी किए हैं। मीडिएशन पैनल में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज खलीफुल्ला, श्री रविशंकर और मशहूर वकील श्रीराम पंचू शामिल थे। मीडिएशन की यह कोशिश पूरे 155 दिनों तक चली। कोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा कि वो तर्जुमा समेत सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर ले, जिससे रोजाना होने वाली सुनवाई में कोई रुकावट ना आए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि मीडिएशन पैनल इस तनाज़े का हल निकालने में कामयाब नहीं हो पाया और अब रोजाना सुनवाई शुरू होगी। इससे साफ है कि सभी फरीकों की दलीलें जल्द पूरी होंगी और CJI के रिटायरमेंट से पहले मामले का हल निकल सकता है। 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें जस्टिस SA बोबड़े, DY चंद्रुडू, अशोक भूषण और S अब्दुल नज़ीर भी शामिल हैं। जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उन्होंने पहले की मांग की थी कि इस मामले का हल मीडिएशन के जरिए नहीं निकाला जा सकता और इसके लिए रोजाना सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का स्ट्रक्चर भी तय कर दिया है। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान का केस पहले देखेगी। हिंदू फरीकैन पहले अपना तर्क रखेंगे, जिससे मुस्लिम फरीक उसके बाद जवाब दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वो 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा। इस पर लोगों को भ्रम है कि इसका मतलब पीर से लेकर जुमे तक या कुछ और। हकीकत में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हफ्ते में 3 दिन यानी मंगल से जुमेरात तक सुनवाई करेगी, क्योंकि बेंच बाकी के 2 दिन दूसरे मामले देखती है। ऐसे में अयोध्या पर रोजाना सुनवाई हफ्ते में 3 दिन होगी। वहीं मुस्लिम तंजीमों की तरफ से पेश हुए वकील राजीव धवन ने कुछ परेशानियों की तरफ इशारा किया, लेकिन CJI की सदारत वाली बेंच ने सुनवाई टालने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि सुनवाई के दौरान हम इन रुकावटों को देखेंगे। धवन ने कहा कि वो मुस्लिम पार्टियों की तरफ से केस में अपनी बात रखने के लिए 20 दिन का वक्त लेंगे। रोजाना सुनवाई से साफ है कि अब अयोध्या केस एक हल की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा। हालांकि ये भी ख्याल में रखना होगा कि आने वाले दिनों में त्योहार और छुट्टियां भी पड़ेंगी। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को रिटायर होंगे। ऐसे में उनके रिटायर होने से पहले यानी अगले 100 दिनों में मामले में फैसला आने की उम्मीद की जा सकती है। राज्यसभा में जुमे के रोज नया एंटी टेरर लॉ यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट पास हो गया। राज्यसभा में UAPA अमेंडमेंट बिल 2019 को 42 के मुकाबले 147 वोटों से मंजूरी मिली। इस बिल के पास होने से पहले इस पर जोरदार बहस हुई। वजीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है और इसके खिलाफ ऐवान को एकजुट होना चाहिए। अपोजिशन पार्टीज की तरफ से नए एंटी टेरर कानून के गलत इस्तेमाल होने की अंदेशों के सवाल पर आड़े हाथों लेते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था। मीडिया को बैन कर दिया गया और सभी कायदीन को जेल भेज दिया गया। 19 महीने तक कोई जमहूरियत नहीं थी और आप हमारे ऊपर कानून को गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले UAPA अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हो चुका है। इनके अंदर साक्ष्य मिलने की संभावनाएं कम होती है। अंतर्राज्य मामले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं। और जब NIA के अंदर NIA एक दरखास्त लेकर आती है कानून का उपयोग कर अभी हम संस्थाओं को आतंकवादी संस्था घोषित कर सकते हैं। ये जब करते हैं तो चिदंबरम जी ने कहा कि भाई संस्था तो व्यक्ति से बनती है, जब संस्था को आप आतंकवादी घोषित करते हो तो व्यक्ति को घोषित करने की जरूरत क्या है।
मेरा तर्क भी आतंकवादी व्यक्ति को घोषित करने के लिए यही भी है कि संस्था व्यक्ति से बनती है, इसके संविधान से नहीं बनती। एक संस्था पर प्रतिबंध लगाते हैं, वो दूसरी संस्था खोल लेते हैं। प्रतिबंध लगाने में इसके लिए प्रूफ इकट्ठा करने में और 2 साल चले जाते हैं, तब तक वो आतंकवाद फैलाते रहते, विचारधारा उनकी फैलाते रहते हैं, घटनाएं करते रहते हैं। मैं भी यही कहता हूं आपके माध्यम से माननीय चिदंबरम साहब को कि घटना व्यक्ति नहीं करता और संस्था नहीं करती, व्यक्ति करता है। मगर कानून की छिद्रों का उपयोग कर कर व्यक्तियां नाम बदलते रहते हैं जब संस्थाओं के, और कई उदाहरण है मान्यवर ऐसे। अनेक लोगों ने अपने संस्था बंद, जैसे ही प्रतिबंध लगता है बंद, नई दुकान खोली, उस पर प्रतिबंध लगाओ, तीसरी दुकान खोली। कब तक प्रतिबंध लगाते जाएंगे? जब तक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित नहीं करते, इनके काम पर, इनके इरादों पर चेक लाना संभव। आप केवल न सोचिए कि हम यहां चुप रहेंगे। आपके पास मेजॉरिटी है, वहां भी है, और यहां भी, क्योंकि इमरजेंसी हो जाती है कुछ लोगों के लिए, तो मेजॉरिटी नहीं रहती। हाँ, वो भी हम जानते हैं। लेकिन देखिए, जो आतंक के शिकार रहे हैं वो कौन रहे हैं? हम लोग। हमारे 2 प्रधानमंत्री चले गए आतंक की वजह से। हमें वो पीड़ा, हाँ, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी आतंकवाद की वजह से चले गए। दुख है तो हमें है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हमें कोई ऐसा कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह भी हमें मालूम है। और यहां सदन में बैठ के हम कानून तो पास कर सकते हैं, लेकिन सदन के बाहर जमीन पे क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी, ये नहीं मालूम आपको? उन लोगों की पीड़ा सोचिए जो उत्तर प्रदेश में अभी हुआ है। एक फैमिली मार दी जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। सिबल जी, जस्ट आई एम फिनिशिंग इन 1 मिनट। जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो गुजरात में हो रहा था, जो महाराष्ट्र में हो रहा था। जब 1985 में जो कानून बना था ना टाडा का, तो सबसे ज्यादा गिरफ्तार कहां हुए थे लोग? गुजरात में। आतंक पंजाब में था, गिरफ्तारी गुजरात में थी। आतंक पंजाब में था, गिरफ्तारी महाराष्ट्र में थी। क्यों? वहां तो आतंक नहीं था, लेकिन कानून का दुरुपयोग हो रहा था। मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा कि सदन को यह बता दीजिए। एनआईए की आपने बात की, भाई साहब, एनआईए में तो ऑलरेडी कानून है। अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 6 ऑफ द एनआईए एक्ट, this is a scheduled offense in the schedule of the NIA Act. Yes. So in fact the NIA can investigate any offense in any state, even under the present law. Correct. There is no issue there. The only amendment that you have brought under section 25 is that you can actually now confiscate the property through the approval of the Director General. Fine, we have no problems with that, because that power is already with you. Our problem is that this open-ended declaration of a private person as a terrorist is just meaningless. It is unconstitutional. It will be struck down and it will come back to you, and then you will have to send it to a standing committee or a select committee. Thank you very much. Thank you. We are giving away Last turn. point. We are giving our turn. We are giving Last point. Everyone has to sleep that night when you read the first name. If the first name turns out to be a name which is, because of cases and convictions, is a known terrorist, that's a different matter. But if you name somebody only because you believe he is involved in terrorism, that day none of us can sleep in peace. Finally, sir, now that we are talking about anti-terrorism, in 2008 when I took over as Home Minister, I said anti-terrorism will stand on a tripod, 3 legs. One is the NIA, one is NatGrid, and one is NCTC. We only have 1 leg today. What is the government's answer about NatGrid and NCTC? Why are the two in limbo? Why? What have you done about NatGrid? What have you done about NCTC? If you really believe, if you really want to show to the world that you are fighting terrorism, bring the NatGrid into existence and bring the NCTC into existence. Sir, I oppose this bill because it takes power to the government to name an individual as a terrorist. I oppose it on that ground. Thank you, Chairman. आपने प्रमोद तिवारी, जिन्होंने कि सिख मिलिटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए होम मिनिस्टर के नाते जिन्होंने पूरी अपने जान जोखिम में डाली थी,
उनको आपने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उस कुर्सी पर बैठे थे। वो भी गुजरात के थे, स्टेट्समैन के रूप में उन्होंने काम किया था। आप भारतीय जनता पार्टी के आज अध्यक्ष भी हैं। अरे ताज छोड़िए, ताजपोशी कर दीजिए नड्डा जी की। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी हम हमारा कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी माननीय सभापति महोदय, हमें विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में ये गृह मंत्री जी पूरे तरीके से राजनीतिक ढंग से काम कर रहे हैं। हम इस बात पे आपत्ति करते हैं। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि आज बात विश्वास की है। नरेंद्र मोदी जी जहां कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो खुले आप इस बात को कहते हैं मुसलमानों का विश्वास हमें प्राप्त करना है। लेकिन अगर ट्रिपल तलाक में आपने मेरा सुझाव, मेरा प्रस्ताव, अमेंडमेंट मान लिया होता तो उन लोगों में विश्वास पैदा होता। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश में विश्वास की कमी है, और विश्वास की कमी इसलिए है क्योंकि आपका सोच जो है विभाजित है, इंक्लूसिव नहीं है, बांटने वाला है। क्योंकि पूरी बुनियाद आपकी विचारधारा की बांटने की है, हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा करने की है। इसलिए हम आपको पर विश्वास नहीं करते और इसलिए हम आपका विरोध करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री पीएल पुनिया जी, 1 मिनट का समय है आपकी पार्टी के पास, 1 मिनट में अपनी बात कह लें। 1 मिनट में क्या कहें? 1 मिनट का समय खत्म हुआ। बहुत खत्म हो गया, बहुत आभारी हूं, समय खत्म हो गया, समय दिया, समय खत्म हो गया। 10 मिनट। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द हमले के अंदेशों के मद्देनजर श्री अमरनाथ यात्रा को 13 दिन पहले ही रोक दिया गया। वजारत दाखिला ने एक ऑर्डर जारी करते हुए कश्मीर में आए अमरनाथ यात्रियों और टूरिस्टों से कहा है कि वो मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द वापस अपने घरों को लौट जाएं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यात्रा की रूट पर पाकिस्तानी बारूदी सुरंग और स्नाइपर मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रा 15 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन पहले मौसम की वजह से और अब दहशतगर्द हमले के अंदेशे की वजह से ये रोक दी गई है। इस खबर के कुछ घंटों पहले सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और हिंदुस्तानी फौज ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमरनाथ यात्रा पर बड़े हमले की साजिश को नाकाम किया है। अफसरों ने बताया कि अमरनाथ यात्रियों पर स्नाइपर से हमले की कोशिश की गई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे पूरी तरह नाकाम कर दिया। फौज की तरफ से बताया गया कि पाकिस्तानी फौज लगातार कश्मीर में अमन दरहम बरहम करने की कोशिश करती है। कई बार सर्च ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंगों का भी पता चला, लेकिन उनके सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। फौज ने दावा किया है कि कश्मीर घाटी में हालात सुधरे हैं और दहशतगर्दों की तादाद में काफी कमी आई है। There, I want to give you certain more indicators. We have done an in-depth analysis of terrorism in Kashmir. 83% of the people who pick up weapons, the local terrorists, 83% of them have had a record of stone pelting. Now this is again like my request to all the mothers to please listen to this carefully. सभी माताओं से ये मेरी एक गुजारिश है कि इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जितने भी लड़के वैली में टेररिस्ट बनते हैं उसमें से 83% ऐसे थे जो एक टाइम पे स्टोन पेल्टर थे। तो अगर आपका बच्चा 500 रुपए के लिए गली में जाके स्टोन फेंकता है या पत्थर फेंकता है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो वो कल का टेररिस्ट है। और इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल 2019 में 7% टेररिस्ट को मार दिया गया पहले 10 दिन में ज्वाइन करने के बाद। ये अगेन माताओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को ध्यान से सुनिए। आपका बच्चा अगर टेररिस्ट बनता है तो 7% उसमें से पहले 10 दिन में खत्म होने का चांस है, जो कि डाटा बता रहा है। 9% पहले 1 महीने में, ये पिछले 18 महीने का डाटा है। 36% 3 महीने में, 17% 3 महीने में, 36% 6 महीने में, और 64%
of the terrorist to pick up a weapon are eliminated within the first 1 year. Now this is the shelf life of a terrorist who picks up a weapon. So a stone pelter of today, his mother should be very clear. If he or she, the father and the mother, don't stop their child from going for stone pelting, chances are he would be eliminated within the first 1 year of his picking of weapons. So with this as a background, I would request the DGP Saab to speak a few words on the overall security situation, and I would also request somebody to just lift this cover from the weapon. Ladies and gentlemen, this is a M24 American sniper rifle with telescope. This will be displayed outside after this press conference. You can have a look at it later. This was recovered from one of the caches of the terrorist along the Shri Amarnath Ji route. कांग्रेस सदर के ओहदे से राहुल गांधी के इस्तीफा देने के करीब 2 महीने बाद आखिरकार कांग्रेस वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के बजट सेशन खत्म होने के अगले दिन इजलास करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस इजलास में कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब को लेकर बहस हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन रणदीप सुरजेवाला ने इस बात की तस्दीक की है कि CWC का इजलास पार्लियामेंट सेशन के बाद मुनक्किद होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका एजेंडा अभी तक तय नहीं किया गया है। जराये के मुताबिक CWC के इजलास में पार्टी को मजबूत करने और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों में बदलाव को लेकर भी इजलास में बहस हो सकती है। इसके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें 20 बड़े सजेशंस हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में 134 साला कांग्रेस पार्टी ने अपना सबसे खराब मुजाहरा किया था, जिसमें 543 में से महज 44 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं दूसरा सबसे खराब मुजाहरा 2019 में रहा, जहां कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीटें अपने नाम की। CWC का इजलास 8 या 10 अगस्त को हो सकता है, जिसमें राहुल गांधी को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी कराने की एक आखिरी कोशिश की जा सकती है। रुकने असेंबली और कारगुजार सदर TRS तारक रामाराव ने आज अपने हल्के इंतखाब सिलसिला के एरिया हॉस्पिटल का अचानक मायना करते हुए डॉक्टरों और अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने एरिया हॉस्पिटल के मसाइल से वाकफियत हासिल की। तारक रामाराव ने गुज़िश्ता रोज़ हॉस्पिटल में बर वक्त इलाज ना मिलने पर एक हामिला खातून की मौत पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि डॉक्टरों के रवैये से हुकूमत का सर नीचे झुक रहा है। तारक रामाराव ने सिलसिला एरिया हॉस्पिटल का तफसीली मायना करते हुए मरीजों से मुलाकात की और इलाज की सहूलत से वाकफियत हासिल की। बाद अज़ां हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और दीगर अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए इनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। उन्होंने डॉक्टरों को मशवरा दिया कि हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीजों का इलाज किए बगैर उन्हें दूसरे हॉस्पिटल से रुजू होने का मुफ्त मशवरा ना दें। गरीब अफराद ही सरकारी दवाखानों से रुजू होते हैं, उन्हें मुफ्त मशवरे देने के बजाय उनका इलाज किया जाए। तारक रामाराव ने कहा कि एक मकाम पर पोस्टिंग हासिल करते हुए दूसरे मकाम पर डिप्यूटेशन पर काम करना डॉक्टरों के लिए मुनासिब नहीं है। डॉक्टरों को तैयार करने के लिए हुकूमत लाखों रुपए खर्च कर रही है, इसलिए डॉक्टर हर वक्त मकामी अफराद के लिए दस्तयाब रहें। KTR ने कहा कि सिलसिला एरिया हॉस्पिटल में अनकरीब गाइनोकोलॉजी डॉक्टर की खिदमात भी फराहम की जाएंगी। उन्होंने डॉक्टरों से इस्तिफसार किया कि एरिया हॉस्पिटल में गाइनोकोलॉजिस्ट ना होने की वजह से मरीजों को दूसरे दवाखानों से रुजू करने का मशवरा दिया जा रहा है। इस तरह की इतलात दुरुस्त है। इस मौके पर रुकने असेंबली सिलसिला ने महकमा सेहत के सेक्रेटरी से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए सिलसिला एरिया हॉस्पिटल में 4 गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स का तकर्रुर करने की ख्वाहिश की। वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने सूर्यापेट में मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां कॉलेज में दाखिला पाने वाले तुलबा के लिए मुनक्किदा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 2 साल कबल जिन 22 नए अजला की तश्कील अमल में लाई थी, उनमें सिर्फ सूर्यापेट ज़िले में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई, जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि सूर्यापेट ज़िले के लिए मेडिकल कॉलेज मंजूर करने पर ज़िले की आवाम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के मशकूर है। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी ने अपोजिशन जमातों पर इल्ज़ाम लगाया कि सूर्यापेट में मेडिकल कॉलेज के क़याम में उन्होंने कई रुकावटें हायल की थी, जिसकी वजह से कॉलेज की मंजूरी में ताख़ीर हुई। अपोजिशन की रुकावटों के बावजूद चीफ मिनिस्टर KCR ने सूर्यापेट के लिए मेडिकल कॉलेज मंजूर किया। उन्होंने कहा कि इंतहाई खलील वक्त में ओहदेदारों ने मेडिकल कॉलेज के तमाम उमूर को मुकम्मिल करते हुए क्लासेस के आगाज़ के इंतजामात मुकम्मिल किए हैं। उन्होंने कहा कि तुलबा के किसी भी मसले को हल करने के लिए वो हर वक्त तैयार है। उन्होंने सूर्यापेट मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले तुलबा को मशवरा दिया कि वो सख्त मेहनत और लगन से तालीम हासिल करते हुए सूर्यापेट ज़िले का नाम रोशन करें।
इफ्तिताई तकरीब में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल शारदा, जिला परिषद सदस्यीन दीपिका, योगेंद्र राव, जिला लाइब्रेरी चेयरमैन एन श्रीनिवास गौड़, जिला कलेक्टर अमय कुमार, जिला एसपी वेंकटेश्वरलू और आरडीओ मोहन राव और दूसरों ने शिरकत की। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो रियासत भर के तमाम मौज़ूआत में चिंता मुल्का 10 लाख स्कीम पर अमल करे। इस सिलसिले में भट्टी विक्रमार्का ने चीफ मिनिस्टर को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें सीएलपी लीडर ने कहा कि 22 जुलाई को चीफ मिनिस्टर ने अपने आबाई मकाम चिंता मुल्का दौरा करते हुए वहां के अवाम के लिए कई तहाइफ का ऐलान किया, जिसमें हर खानदान को 10 लाख रुपए की माली मदद और हर खानदान को डबल बेडरूम का मकान देना भी शामिल है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर सिर्फ चिंता मुल्का के चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि वो सारी रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेते वक्त किसी के साथ भी इम्तियाज ना बरतने का वादा किया था। ऐसे में केसीआर किस तरह सिर्फ एक मौजू के 2000 खानदानों के लिए 200 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने जब चिंता मुल्का के अवाम के लिए इन तहाइफ का ऐलान किया था, उस वक्त हमने समझा कि ये रकम चंद्रशेखर राव टीआरएस पार्टी या उनके किसी ट्रस्ट या फिर फार्म हाउस से हासिल होने वाली आमदनी से खर्च करने वाले हैं। लेकिन हमें जब ये जानकर हैरानी हुई कि चीफ मिनिस्टर अपने वादों को हुकूमत के खजानों से पूरा करने वाले हैं, जिस पर हमें शदीद एतराज हुआ। भट्टी विक्रमार्का ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो चिंता मुल्का की तर्ज पर रियासत के तमाम मौज़ूआत के खानदानों को 10 लाख रुपए की माली इमदाद की स्कीम का ऐलान करें। ఈ క్లాజ్ ని అమలు చేయడం కోసం ఏమాత్రం ప్రయత్నం చేయట్లేదు. నేను ఈ ముఖ్యమంత్రి గారిని, ఈ విద్యాశాఖ మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకు మీరు సామాజిక తెలంగాణ తెచ్చుకుందామని చెప్పినటువంటి ఈ రాష్ట్ర యోధుల ద్వారా వచ్చిన ఈ రాష్ట్రాన్ని ఆర్టీఈ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా 25% పేద విద్యార్థులకు అడ్మిషన్స్ కలిగిస్తే అటువంటి విజ్ఞానంతో వాళ్ళంతా కూడా సామాజిక తెలంగాణ ఏర్పాటులో పునాదులు వేసినటువంటి వాళ్ళం అవుతాం. అటువంటి కార్యక్రమాన్ని మీరు చేపట్టకుండా, ఉన్న చట్టాన్ని అమలు చేయకుండా ఎందుకు మిన్నకుండిపోతా ఉన్నారు? దీంట్లో మీకు కార్పొరేట్ కళాశాలకు ఉన్నటువంటి బంధం ఏంటి, బంధుత్వం ఏంటి? తప్పనిసరిగా ఇది బయటికి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్తూ, ఈ నారాయణ చైతన్య కళాశాల ఆగడాల్ని అరికట్టకపోతే ఇది పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తినేసేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది. तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर पुन्नम प्रभाकर ने बीजेपी कायदीन को नए भिखारियों से ताबीर किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुन्नम प्रभाकर ने बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण की जानिब से कांग्रेस पर की गई तनकीदों, बिलखुसूस कांग्रेस के आईसीयू में होने और गांधी भवन को किराए पर देने जैसे रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कांग्रेस कायद ने कहा कि असम्बली इंतखाबात में 105 हलकों में जमानत जब्त करने वाली बीजेपी के सदर को कांग्रेस पर तनकीदें करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने करीमनगर पार्लिमानी हलके से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि निजामबाद से कविता और करीमनगर से विनोद को शिकस्त देने के लिए अवाम पहले से तैयार थे। टीआरएस के इन दोनों कायदीन को शिकस्त देने के लिए अवाम ने बीजेपी को वोट दिया था। रियासत में बीजेपी का कोई असर नहीं है। 4 पार्लिमानी हलकों में कामयाबी के बाद रियासत में इख्तिदार के ख्वाब देख रहे हैं। बीजेपी कायदीन की हालत नए फकीर को भीख की जल्दी के ममासिल है। कांग्रेस कायद ने कहा कि रियासत के 600 जिला परिषद नशिस्तों में 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल ना करने वाली बीजेपी को कांग्रेस का मुतबादिल बनने का ख्वाब कभी नहीं देखना चाहिए। कभी कभी हम गाँव में देखते हैं, नया बेरोजगार आके नया कहानी सुना के उसका रोजगारी हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। आज बीजेपी का पार्टी के लोग का हरकत भी ऐसी है, उसके पास ताकत नहीं है। वो बोलते हैं दूसरे पार्टी वाले हमारा पार्टी में आ रहे, रोज आ रहे बोल के बोलने में लग गए। ऐसा हमारा कांग्रेस से कोई नहीं जाने वाला है। अगर वो कोई गए तो हमारा कांग्रेस पार्टी में जो गोडाउन में स्क्रैप के बराबर है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ बीजेपी को, गलत एडवाइस मत दो। अगर आप ताला करना है, आपका कुंजी केसीआर के पास है, जाके उनसे मांग के ला लो। आपका ऑफिस ऑलरेडी ताला पड़ा हुआ है। 105 सीट में डिपॉजिट नहीं आया असेंबली में, क्या शर्म है आपको बोलने का? और दूसरे पार्टी को बोलने का हक है आपको?
अरे 4 सीट एमपी जीते तो केसीआर के खिलाफ वहां के माहौल में आपने हिंदुत्व को लड़वा के वो आपने जीता है। वो ताकत नहीं है। इसलिए हम यही आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप कुछ तेलंगाना पब्लिक का दिल जीतना चाहे तो तेलंगाना के लिए जो बाइफर्केशन प्रॉमिस है उसको अमल करके दिखाओ और तेलंगाना के लिए कोई आप केंद्र सरकार में कुछ हासिल करो। उसके अलावा खाली पीली वो पार्टी से लेंगे, ये पार्टी से लेंगे, हमारा पार्टी बहुत ताकत बन गए, ऐसे गलत चीजों पे मत जाओ। गलत चीजों से पब्लिक में कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। हम कांग्रेसी है, कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं, कांग्रेस पब्लिक इश्यूज में लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। कांग्रेस आने वाला चीज कांग्रेस का दिन है। कांग्रेस कायद व साबिक रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने गैंगस्टर नईम के केस की मरकजी वजारत दाखिला से तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। सहाफत के लिए जारी करदा एक बयान में विजय शांति ने कहा कि गैंगस्टर नईम के इनकाउंटर के बाद करोड़ों रुपए के असासों, नकद रकम, सोना और कई अराजियात के दस्तावेजा जब्त करने की इत्तलात है। नईम के साथ कई सियासी कायदीन, बिलखुसूस टीआरएस के कई अरकान असम्बली के रवाबित पाए जाने की भी इत्तलात है। लेकिन रियासती हुकूमत ने अब तक नईम के केस की तहकीकात वाली एसआईटी की रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाया, जिससे अवाम में कई शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। उन्होंने चंद्रशेखर राव हुकूमत से दरियाफ्त किया कि नईम की डायरी में पाए जाने वाले ओहदेदारों और टीआरएस कायदीन के नामों का क्यों इंकशाफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सारे मामले के हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने के लिए इस केस को मरकजी वजारत दाखिला के जरिए तहकीकात करवाई जानी चाहिए। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने तशवीश का इजहार किया है कि रियासत में सरकारी स्कूलों की हालत इंतहाई अबतर है। नामपल्ली एवी गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा में उन्होंने आज नोटबुक्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए लक्ष्मण ने इल्ज़ाम आयद किया है कि टीआरएस हुकूमत तालीम के शोबे को मुसलसिल नज़रअंदाज कर रही है। इसकी वजह से तेलंगाना में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 1% भी ख्वानदगी में इजाफा नहीं हुआ। सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करते हुए कई तलबा आला ओहदों और मकामात तक पहुँचते थे, लेकिन टीआरएस इक़्तिदार में आने के बाद सरकारी स्कूलों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो सरकारी स्कूलों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के साथ असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को पुर करे। बीजेपी सदर ने कहा कि हुकूमत खानगी स्कूलों की हौसला अफजाई कर रही है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट और एमसेट नताइज में जो गलतियां देखी गई हैं, इससे हुकूमत की कारकर्दगी और नेक नीयती जाहिर होती है। असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात ना होने की वजह से कई स्कूलों में असातिज़ा की किल्लत पाई जाती है। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जो यज्ञम मुनक़िद करने वाले हैं, इसके लिए सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल ना करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात के लिए ये यज्ञम कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है। अगर केसीआर अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हैं तो कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने अदालत की जानिब से करीमनगर में अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर पर मुकदमा दर्ज करने के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि केसीआर अकबरुद्दीन अवैसी की हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए निर्मल की तकरीर पर अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अकबरुद्दीन अवैसी ने फिर एक बार हिंदू मजहब की तौहीन की है। और दूसरा जो क्रिमिनल केस जो उसका 503 and under sections, it's 153 and 153A, 153B sections के दायरे में जो इनका स्पीच आता है, द्वेषपूरित स्पीच, वो केस भी 14th मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने है अभी, और हम वेट करते हैं और देखते हैं कि कोर्ट इस पे क्या एक्शन लेगा। जो पुन्नम प्रभाकर जी है, करीमनगर के फॉर्मर एमपी है, वो एक बहुत आवेशपूरित स्टेटमेंट्स दी है। वो बोले हैं कि बीजेपी ने जो 4 सीट जीता है तो हवा में उड़ने लगा है। हम उनको पूछते हैं, और वो भी बोला है कि हमारा राज्य के अध्यक्ष टूलेट बोर्ड गांधी भवन में लगाने के लिए, कांग्रेस का जो पार्टी ऑफिस है उस पर टूलेट बोर्ड लगाने के लिए बोले थे, उस पर भी वो बहुत नाराज हो गया है और गाली देने लगी है। हम पूछते हैं कांग्रेस लीडर से और खास फॉर्मर एमपी प्रभाकर जी से, भाई वो तो टूलेट बोला है, हम तो फॉर सेल बोलेंगे कि गांधी भवन के सामने जो बोर्ड है उस पे फॉर सेल लिख दीजिए, टूलेट नहीं। क्योंकि आप पूरे के पूरे इतने सारे एमएलए गए हैं टीआरएस में,
अभी इतने सारे नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं, पूरा देश में आपका ऐसा माहौल है कि आपका पार्टी हेडलेस है, आपके पार्टी का नेता ही नहीं है 60 डेज से। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आला ओहदेदारों के साथ 8 अगस्त को मुनक्किद होने वाला इजलास मुलतवी हो गया। ज़राए के मुताबिक आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद बिल के मुताबिक 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुलाजिमीन की तकसीम, असासों की तकसीम और दोनों रियासतों के दरमियान पाए जाने वाले तनाज़ात की यकसोई के लिए मरकजी वजारत दाखिला ने 8 अगस्त को दिल्ली में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद करने का ऐलान किया था। ताहम बताया गया है कि मरकजी वजारत दाखिला के मौजूदा सेक्रेटरी का तबादला होने और नए सेक्रेटरी के तकर्रुर किए जाने के बाद यह इजलास मुलतवी कर दिया गया है। बहुत जल्द इस इजलास को तलब किया जाएगा। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में 120 करोड़ की लागत से 47 थीम पार्क्स कायम करने का फैसला किया गया है। मेयर राम मोहन की सदारत में मुनाकिद इजलास में बल्दिया कमिश्नर, जोनल कमिश्नरों के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर राम मोहन ने कहा कि शहर में 1 एकड़ से ज़्यादा खाली अराजी की निशानदही की गई है। उन्होंने कहा कि 47 मकामात पर अर्बन थीम पार्क्स कायम किए जाएंगे। मेयर राम मोहन ने कहा कि इन पार्क्स का काम 4 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए। हर पार्क के करीब हार्वेस्टिंग पिट और बारिश के पानी को महफूज करने के लिए टैंक तामीर करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि मुजवज़ा पार्क्स जुबली हिल्स में वाक़ वाटर पार्क की तर्ज पर तामीर किया जाए ताकि बच्चों को राग़िब किया जा सके। तेलंगाना में अगस्त और सितंबर में औसत बारिश होने की पेशकयासी की गई है। जून जुलाई में 38% बारिश कम रिकॉर्ड की गई थी। अगस्त और सितंबर में औसत बारिश होने से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। महकमे मौसमियात की नई रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में 220 मिलीमीटर और सितंबर में 161 मिलीमीटर बारिश होगी। पड़ोसी रियासतों में हो रही बारिश से तेलंगाना के केनाल और छोटे ज़ख़ीरे आब में पानी जमा हो रहा है। श्रीशैलम में एक दिन में 12 टीएमसी सैलाब का पानी जमा हुआ है, जिसके बाद तेलंगाना के जुराला डैम में 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में 3 दिन से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बल्दिया कमिश्नर दाना किशोर ने कहा कि हैदराबाद में शदीद बारिश होने के इम्कानात हैं, इसलिए उन्होंने बल्दिया ओहदेदारों और मानसून टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को मुतहरिक होने की हिदायत दी है। मेयर राम मोहन ने भी शहर में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। हिंदुस्तान दुनिया की इकोनॉमिक रैंकिंग में 5वें से 7वें नंबर पर फिसल गया है। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी की बुनियाद पर मुल्कों की 2018 की रैंकिंग जारी की है। 2017 में इंडिया ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ 5वां मुकाम हासिल किया था, लेकिन 2018 में ब्रिटेन और फ्रांस से पीछे हो गया। 2005 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ अमेरिका टॉप पर है, जबकि चीन 13.60 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दूसरे नंबर पर है। 2017 में इंडिया की इकोनॉमी 2.65 ट्रिलियन डॉलर की थी, जबकि 2018 में 2.72 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक करेंसी में उतार चढ़ाव और ग्रोथ में सुस्ती की वजह से रैंकिंग मुतासिर हुई। 2017 में डॉलर के मुकाबले रुपया 3% मजबूत हुआ था, लेकिन 2018 में इसमें 5% गिरावट आई। 2018-19 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% रही। ये 5 साल में सबसे कम है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक बीते 5 साल में ग्रोथ रेट का औसत 7.5% रहा। सर्वे के मुताबिक 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का निशाना हासिल करने के लिए हर साल 8% ग्रोथ की जरूरत है। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 6 अगस्त से बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में रोज होगी सुनवाई। आ सकता है 90 रोज में फैसला। दहशतगर्द हमले के अंदेशों के चलते अमरनाथ यात्रा को 13 दिन पहले ही रोक दिया गया। केटीआर ने किया सिरसिला एरिया हॉस्पिटल का अचानक दौरा, लीड डॉक्टर्स की क्लास। तेलंगाना के कई मकामात पर जोरदार बारिश, हैदराबाद में जीएचएमसी टीम्स अलर्ट पर। दुनिया भर में 5वें से 7वें नंबर पर फिसली हिंदुस्तानी मईशत, वर्ल्ड बैंक ने जारी की 2018 की जीडीपी रैंकिंग्स। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए एएनएन चैनल।